सी परीक्षा के बारे में जानेंगे। ट्रिपल सी परीक्षा क्या होती है, इसका सिलेबस क्या है, इसको कौन लोग भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिपल सी का फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाई जाती है। पहले यह परीक्षा डोएक सोसाइटी के द्वारा होती थी। बाद में यह परीक्षा नीलिट के द्वारा, जो संस्था का स्थापना हुआ उसके द्वारा होने लगी, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन। इस परीक्षा के लिए कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं है, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि कम से कम 10th के बाद ही आप इस परीक्षा को दें, इस एग्ज़ाम को दें, क्योंकि नाम वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी। यह परीक्षा 80 घंटे का है, जिसमें 25 घंटे थ्योरी, 50 घंटे का प्रैक्टिकल और 5 घंटे ट्यूटोरियल के लिए होता है। यह परीक्षा कोई भी दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एज का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह परीक्षा आप डायरेक्ट दे सकते हैं या किसी संस्था के द्वारा पढ़ रहे हैं उसके द्वारा फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसका सिलेबस इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके प्रकार। इसके बाद वर्ड प्रोसेस, जो एमएस वर्ड या राइटर का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट में एक्सेल या कैल्क का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंटेशन में पावर पॉइंट या इम्प्रेस का प्रयोग करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड WWW यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इसके बाद है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस सर्विस। इसके बाद डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस और उसके एप्लीकेशन। इसके बाद ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। ट्रिपल सी की ऑफिशियल वेबसाइट है http का मतलब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल :/www यानी worldwideweb.nilit.gov.in। और स्टूडेंट के लिए वेबसाइट है http://student.nilit.gov.in। इन वेबसाइट पर जाकर स्टूडेंट अपना फॉर्म खुद ही फिल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं फॉर्म को फिल करने के बारे में बताऊंगा कि फॉर्म कैसे फिल किया जाता है और किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम टोटल 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। 100 क्वेश्चन में कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिन्हें टिक करना होता है। यह परीक्षा पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन रिजल्ट भी प्राप्त होता है। यह इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आएंगे। यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका बिलो 50 है यानी 50 क्वेश्चन से कम अगर पा रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। यह अगर 85% पा रहे हैं तो सुपर यानी एस करके लिए दिया रहेगा ग्रेड। 70 से 84 तक परसेंटेज आ रहा है तो ए ग्रेड आएगा। 65% से लेकर 74% तक आ रहा है तो बी ग्रेड होगा। 55 to 64 सी ग्रेड, और 50 से लेकर 54 तक अगर आप नंबर ला रहे हैं यानी क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको डी ग्रेड मिलेगा। और उसके नीचे अगर आप नंबर पा रहे हैं तो वह आप पास नहीं कर पा रहे। तो ट्रिपल सी परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, यह घंटे वाली परीक्षा है, यह ऑप्शनल परीक्षा है। यह क्वेश्चन इसमें रिटर्न नहीं आता है, इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आप एक बार पास नहीं कर पाए तो दोबारा उसको अप्लाई कर सकते हैं, बार बार इसको दे सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। आप अगर इस ग्रेड में आ जाएंगे तो आप पास मान लिए जाएंगे, लेकिन 50% से नीचे आएगा तो आप पास नहीं माने जाएंगे। इसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि ट्रिपल सी परीक्षा जो है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट परीक्षा नीलिट के द्वारा हर महीने कराई जा रही है। इस बार अगर इस महीने आप फॉर्म भर रहे हैं तो 1 महीने गैप करके आपको परीक्षा में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम निश्चित ट्रिपल सी यानी कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के सिलेबस पैटर्न को जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। यदि आपने कि कहीं के द्वारा या
डायरेक्ट या किसी संस्था के द्वारा आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो कैसे पढ़ाई करें, क्या करें, क्या क्या चीज़ तैयार कर लें कि आपका ट्रिपल सी क्रैक हो जाए। अपने से ही पढ़कर आप लोग ट्रिपल सी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आप लोग अपने से बुक के द्वारा आप इसको जितना तैयार कर लें आप उसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। इसमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, क्या जानना आपको आवश्यक है, क्या ज़रूरी है, या कुछ लोग अगर कहीं पढ़ भी रहे हैं तो उनको भी कैसे पढ़ना चाहिए, अगर कोई चीज़ पढ़ाया गया है तो किस पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि ट्रिपल सी की परीक्षा ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल होता है, ऑनलाइन इसका एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन इसका रिजल्ट आता है। यह परीक्षा पूर्ण रूप से ऑनलाइन होती है, इसलिए हम लोग को अपने से तैयार करना पड़ता है कि हम वहाँ पर जाएंगे तो किस प्रकार से कौन भी क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, कैसे समझेंगे, ट्रिपल सी क्या होता है। इसके बारे में तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि नीट के द्वारा जो एग्ज़ाम होता है हर महीने होता है, उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग उसमें नहीं होता है। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं, और अगर आप 50% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेते हैं, सही कर लेते हैं तो आप पास हो सकते हैं, पास हो जाएंगे। 50 क्वेश्चन अगर आप उसको क्रैक कर लें तो आप पास हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। इसलिए सावधानी पूर्वक उस एग्ज़ाम को देना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। 50 क्वेश्चन बस किसी तरह से आपको सही करने हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, ट्रू फॉल्स रहेंगे। ट्रू फॉल्स में जो भी आप करना चाहेंगे उसको आप सही करना है। तो क्या उसमें पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और अगर इसमें ये जो टॉपिक हमने लिखे हैं, इन टॉपिक्स को भी अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, पास कर लेंगे। ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं होता है, घंटे वाला कोर्स है, हर महीने इसका एग्ज़ाम होता रहता है। ठीक है, तो अब जल्दी से शुरू करते हैं कि सबसे पहले हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम के मेन जो चीज़ें हैं उसके बारे में कैसे पढ़ेंगे। एग्ज़ाम नज़दीक है, एग्ज़ाम जब होने वाला है बच्चों का, तो क्या क्या तैयार कर लें, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग पढ़ कर जाएँ और एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो कुछ टॉपिक हमने लिखा है यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक, या उससे अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट बन सकते थे, लेकिन मैंने इसको 1 से 12 तक में रखा है जिससे आपको समझाया जा सके कि कौन कौन से टॉपिक मेंस होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर का जो भी आप कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, कंप्यूटर का डेफिनीशन, कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर का जनरेशन से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। कंप्यूटर्स के प्रकार, उससे भी एक क्वेश्चन आपको आएगा। इसके बाद बाइनरी सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। फुल फॉर्म और शॉर्टकट आप ज़रूर याद कर लें, फुल फॉर्म और शॉर्टकट ज़रूर आएगा। इसमें सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर के प्रकार, हार्डवेयर क्या होता है, कैसे डाटा को हैंडल किया जाता है, डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, बूटिंग क्या होता है, बूटिंग क्या होती है, बूटिंग किसे कहते हैं, जो हमने वीडियो में बना चुके हैं पहले के वीडियो में कि बूटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होगा कि बूटिंग किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में, अगर इतना ये चीज़ आप बेसिक जो नॉलेज है इतना आपको तैयार रहेगा तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कर लेंगे, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी इसमें आएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पहले करेक्टर यूजर इंटरफेस वगैरह MS-DOS वगैरह आते थे, अब क्या है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से ही क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, और ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम किन चीज़ों के साथ ऐड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे जो विंडोज़ है, विंडो के कौन कौन से पॉइंट है, विंडो में डेट टाइम चेंज करना है, विंडो का स्क्रीन चेंज करना है, विंडो के गैजेट्स हैं, इसके बारे में आप लोग तैयार कर लें, कौन कौन से गैजेट्स हैं, कौन कौन से ऐप्स हैं, इसको आप लोग
ज़रूर तैयार कर लेंगे। अभी लेटेस्ट में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, पीछे की हिस्ट्री में कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, या कोई भी पीछे का इतिहास का कब क्या बना, कौन बना, ये सब चीज़ आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले यानी 2 नंबर पॉइंट में आपको तैयार करना पड़ेगा। अब आते हैं वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड से संबंधित, जैसे एमएस ऑफिस में है एमएस वर्ड और लिब्रे ऑफिस में है राइटर। चूँकि लिब्रे ऑफिस ही CCC में आता है, इसलिए हम लोग लिब्रे ऑफिस का ही यूज करेंगे, जिसमें क्लिप बोर्ड है, कट, कॉपी, पेस्ट, फाइल हैंडलिंग, फाइल को कैसे सेव करते हैं, फाइल को कैसे प्रिंट करते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, टेबल का निर्माण कैसे करते हैं, टेबल कैसे डिलीट करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं। इसके बाद मेल मर्ज आता है वर्ड प्रोसेसर में। इन टॉपिक को ज़रूर पढ़ लीजिए, मेल मर्ज वगैरह। इसके बाद चार्ट के प्रकार, ये सब चीज़ आवश्यक है। एमएस राइटर में ही पढ़िएगा, वो मेन्यू बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसके बाद स्प्रेडशीट में एमएस ऑफिस का एक्सेल हो गया और राइटर का कैल्क में शीट के बारे में, सेल के बारे में, कॉलम के बारे में, रो के बारे में, सब कुछ, कैसे सेल क्रिएट होता है, कैसे रो क्रिएट होता है, कैसे टेबल क्रिएट होता है, कैसे हम लोग कॉलम क्रिएट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। फंक्शन, इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। डेटा की हैंडलिंग कैसे करते हैं, डेटा को कैसे बनाते हैं, डेटा को कैसे जोड़ते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक वर्ड है जिसको आप लोग को पढ़ना ज़रूरी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। डेटा वैलिडेशन भी ज़रूरी है, डेटा वैलिडेशन बहुत आवश्यक है। व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक क्या होता है, इन सब चीज़ों को, यानी जितने सारे फंक्शन आप पढ़ सके, जैसे कई प्रकार के फंक्शन है, टेक्स्ट फंक्शन है, नंबर फंक्शन है, लॉजिकल फंक्शन है, जो भी आप फंक्शन जितना आपको तैयार करना है उतना आपको फंक्शन को, डेटाबेस फंक्शन, वो सब फंक्शन आप सभी को तैयार करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। उसका सिंटेक्स, मतलब कि उसके सिंटेक्स ज़्यादा आवश्यक है। उसके एग्जांपल तो आप कर ही लेंगे, जब सिंटेक्स याद रहेगा तो आप कैल्क के एक्सटेंशन को आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं 5 नंबर, यानी प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट जिसमें स्लाइड वगैरह बनाते हैं, स्लाइड का निर्माण करते हैं, ट्रांजिशन का निर्माण करते हैं। इसके बाद स्लाइड शो करते हैं, स्लाइड सेटिंग करते हैं। प्रेजेंटेशन में एमएस ऑफिस में हम लोग पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं, लेकिन लिब्रे ऑफिस जो CCC का मेन सिलेबस है, इसमें हम लोग इम्प्रेस नाम के प्रोग्राम को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग स्लाइड बनाना, स्लाइड डिलीट करना, एक से ज़्यादा स्लाइड बनाना, कई प्रकार के स्लाइड के लेआउट हैं, स्लाइड के व्यू, जितने सारे इसमें शॉर्टकट दिए होंगे उन सभी शॉर्टकट को आपको याद करना पड़ेगा। सारे शॉर्टकट आप लोग पढ़ लीजिए, सारे मेनू को आप लोग एक बार याद कर लीजिए, क्योंकि एमएस ऑफिस के कुछ शॉर्टकट तो सेम है लेकिन कुछ शॉर्टकट चेंज हुए हैं, इसलिए आप लोगों को याद करना पड़ेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग एमएस ऑफिस पढ़े हैं तो उसको आप उसमें जो शॉर्टकट उसमें यूज हो पाए उसको यूज कर सकते हैं, और जो शॉर्टकट नहीं मिलेगा वो इम्प्रेस में आपको नया शॉर्टकट आपको देखकर उसको बनाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। स्लाइड का निर्माण कहाँ पर कैसे होता है, स्लाइड शो में क्या आता है, रिहर्सिंग कैसे करते हैं, इसके बाद जो भी चीज़ उसमें चार्ट कैसे डालते हैं, तो मतलब स्लाइड के बारे में टोटल आपको जानकारी होनी चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हैं तो हो सकता है कि किसी और एग्ज़ाम में भी ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका कोई ऐसा नहीं है कि मिसयूज हो जाएगा, पढ़ रहे हैं तो कोई काम नहीं है, बेकार है, कहीं ना कहीं इसका यूज आपको मिलेगा। इसके बाद 6 पर है ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल के बारे में मैं कुछ वीडियो बना चुका हूँ, आगे भी बनाऊँगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है, संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल का प्रयोग करते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल को बनाना, इलेक्ट्रॉनिक मेल को भेजना, इलेक्ट्रॉनिक मेल को देखना, इलेक्ट्रॉनिक मेल को रीस्टोर करना, स्टोर करना, डिलीट करना, यानी हम कोई भी चीज़ ईमेल बनाना, ईमेल को भेजना, ईमेल प्राप्त करना, अटैचमेंट के साथ ईमेल भेजना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग
ज़रूर से ज़रूर जानेंगे। एक चीज़ और है कि इसमें एक पीडीएफ फाइल को भी सेंड करना आसान होता है। पीडीएफ फाइल एक पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसके द्वारा हम लोग ईमेल के द्वारा हम लोग वर्ड की फाइल को भेज सकते हैं, जेपीजी फाइल को भेज सकते हैं, पीडीएफ फाइल को भी भेजा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको वीडियो को देखते रहिए। अगला ऑप्शन है सोशल नेटवर्किंग। ये सोशल नेटवर्किंग में बहुत सारे साइट्स हैं, जैसे फेसबुक है, ट्विटर है और बहुत यूज़ किया जाता है। उसमें क्या यूज करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, इसके बारे में उनका हिस्ट्री क्या है, उनके फाउंडर कौन है, इसके बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो इसके बारे में आप लोग तो जनरली तैयार कर ही लेंगे, क्योंकि ये सब सोशल नेटवर्किंग इस समय बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इसके बारे में डिटेल आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद 8 नंबर पर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है इंटरनेट एंड इट हिस्ट्री। इंटरनेट और इसका इतिहास। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट कब शुरू हुआ, इंटरनेट से आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट का कार्य क्या है, इंटरनेट की आवश्यकता क्यों है, इंटरनेट को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। विभिन्न प्रकार के ब्राउज़र हैं, जैसे वो क्रोम है, ओपेरा है, फायरफॉक्स, मोजिला, नेटस्केप नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इस पर हम लोग इंटरनेट चला सकते हैं। तो इसमें इंटरनेट के बारे में आपको पूरा इंटरनेट के बारे में जानकारी आपको रखना पड़ेगा। इंटरनेट क्या होता है। आज के डेट में बिना इंटरनेट के कोई भी कार्य संभव नहीं है, क्योंकि सारा का सारा मार्केट इंटरनेट पर ही शिफ्ट हो रहा है, नेट पर ही शिफ्ट हो रहा है। तो इसकी हिस्ट्री हमको जानना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद है इंट्रोडक्शन ऑफ www यानी वेबसाइट के बारे में। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट किसे कहते हैं, वेब पेज क्या होता है, www का फुल फॉर्म क्या होता है, HTTP का क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये जो फुल फॉर्म है, जितने भी फुल फॉर्म है उतने फुल फॉर्म आप लोग को याद करें। जैसे इंटरनेट में क्या होता है कि IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, और एक होता है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, TCP, ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये सब चीज़ें जो फुल फॉर्म है ये बहुत आवश्यक है, जो कभी ना कभी आपको पढ़ना पड़ेगा या करना पड़ेगा, याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ जाएंगे। इसके बाद होता है इंट्रोडक्शन ऑफ www के बाद है नेटवर्क एंड इट्स यूज। नेटवर्क और इसका प्रकार। नेटवर्क किसे कहते हैं, जब 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़ते हैं और कार्य करते हैं एक साथ, तो उसको नेटवर्क कहा जाता है। लेकिन अब इसमें दिया है कि उसके प्रकार, उसके कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेटवर्क का यूज क्या है, नेटवर्क से क्या लाभ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेटवर्क में पढ़ेंगे। ठीक है, नेटवर्क एंड इट्स यूज। नेटवर्क लैंडमैन, वैन, कैन या कैंपस एंड एरिया नेटवर्क, या जो भी आप उसमें बुक में दिया है, कई बुक में अलग अलग दिया है, सब आपको तैयार करना है। सबका फुल फॉर्म आपको तैयार कर लीजिए, सबका रेंज तैयार कर लीजिए, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में। नेटवर्क की टोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी टोपोलॉजी होती है, नेटवर्क में कई तरह की टोपोलॉजी है, ट्री है, रिंग है, स्टार है, मेश है, ये सब टोपोलॉजी जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस जो है, यानी हम लोग कोई भी चीज़ ऑनलाइन काम करते हैं, जैसे ई गवर्नेंस का ज़माना हो गया है, ई कॉमर्स का ज़माना चल रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ट्रांजेक्शन, ये सब चीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। जैसे OTP क्या होता है, OTP का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। ऐसा पासवर्ड जो एक बार में एक बार आए, उसका यूज हो और ख़त्म हो जाए। ठीक है, UPI जिसके द्वारा हम लोग पेमेंट करते हैं, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के द्वारा हम लोग कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है AEPS, ये आधार बेस पेमेंट सिस्टम इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होगा आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम। इसके द्वारा हम लोग आधार के द्वारा पेमेंट कर, यदि हमको अगर अकाउंट नंबर नहीं पता है और आधार के द्वारा हम लोग ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आधार के द्वारा हम लोग भेजना चाहते हैं, पेमेंट करना चाहते हैं, तो आधार के द्वारा हम लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद क्रेडिट कार्ड जो बैंक में होता है। इसके बाद डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं। ई वॉलेट
ई वॉलेट का भी प्रयोग हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ सेल, POS का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। नेट बैंकिंग क्या होती है। RTGS, नेफ्ट और IMPS, रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र और इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इन सारे ऑप्शन को आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद है फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, सॉरी साइबर मतलब सी होता है, साइबर सिक्योरिटी, फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी। इसमें क्या क्या है, इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट के थिंग्स। इसके बाद बिग डेटा एनालिसिस, बिग डेटा एनालिसिस के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटर का यूज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, ब्लॉकचेन क्या होता है, इसके बाद 3D प्रिंटिंग क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी, स्मार्टफोन सिक्योरिटी, इसके बारे में आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो मेरे कहने का, इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है कि अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ लेंगे, जानकारी आपको हो जाएगी, तो आप ट्रिपल सी की परीक्षा को आसानी से पास कर सकते हैं। जैसे पहले में है कंप्यूटर का पूरा डिटेल, कंप्यूटर क्या है, इसके बाद सॉफ्टवेयर क्या है, मेमोरी क्या है, सब कुछ आप जान जाएंगे। जितने सारे फुल फॉर्म है, जितने सारे फुल फॉर्म सबको याद कर लीजिए, जितना शॉर्टकट है सबको तैयार कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम का डेफिनीशन, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य, ये सब हो जाएगा। इसके बाद वर्ड के बारे में, वर्ड MS वर्ड में जो जो आप कट, कॉपी, पेस्ट और टेबल के बारे में, चार्ट के बारे में, जो भी आप बनाना चाहेंगे, तैयार करना चाहेंगे, सब तैयार कर लीजिएगा। स्प्रेडशीट में आप लोग कैल्क में, यानी हम स्प्रेडशीट के बारे में सेल, कॉलम, रो क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसमें फंक्शन कौन कौन से यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन में हम लोग स्लाइड का प्रयोग करते हैं, स्लाइड का प्रयोग करते हैं। स्लाइड में क्या होती है, स्लाइड बनाना, स्लाइड रन कराना, स्लाइड के कितने व्यू हैं, स्लाइड के कितने लेआउट हैं। ईमेल वाले पोर्शन में क्या पढ़ेंगे, ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे बनता है, ईमेल कैसे भेजा जाता है, ईमेल कैसे रिसीव होता है, ईमेल के द्वारा कौन कौन से अटैचमेंट जाते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सोशल नेटवर्किंग, जिसमें तमाम तरह के सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन उससे आप लोग रिलेटेड तैयार कर लीजिए। इसके बाद इंटरनेट एंड इट्स थिंग, इट्स हिस्ट्री, इंटरनेट क्या होती है और उसकी हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट क्या है, कब शुरू हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, किन क्षेत्रों में इसका यूज होता है, कहाँ पर यूज होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ www यानी वेबसाइट के बारे में, www क्या होता है, HTTP क्या होता है, वेबसाइट क्या होती है, डोमेन क्या होता है, IP क्या होता है, TCP/IP क्या होता है, ठीक है, ISP क्या होता है, DSL क्या होता है, इसका सारा का सारा आप लोग जितना भी फुल फॉर्म मिल जाए उतना आप लोग तैयार कर लीजिए, जितना शॉर्टकट मिल जाए उतना आप लोग रन कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। नेटवर्क और इसके टाइप्स, नेटवर्क किसे कहते हैं और इसकी विशेषता, इसका कार्य, इसकी टोपोलॉजी, इसके प्रकार, इसको आप लोग बढ़िया से तैयार कर लीजिए। एक बार बस सरसरी निगाह से इसको देख लेंगे, आपको याद हो जाएगा। फिगर चित्र बनाकर समझ लीजिए बढ़िया से, टोपोलॉजी वगैरह आपको समझ में आ जाएगा। डिजिटल टूल्स में हम लोग क्या करेंगे, फाइनेंशियल टूल कौन कौन से हैं, किसके द्वारा हम लोग करते हैं पेमेंट, OTP है, UPI है, AEP, आधार बेस है, USDT है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई-वॉलेट, POS, बहुत सारे नेट बैंकिंग का यूज है, RTGS है, नेफ्ट है, IMPS है, इनका यूज हम लोग कर सकते हैं, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। फ्यूचर स्किल, जो भविष्य में आने वाली स्किल्स हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, साइबर सिक्योरिटी है। फ्यूचर स्किल में इंटरनेट, आप इंटरनेट के द्वारा जो भी हम लोग थिंग्स को यूज करते हैं, जो भी पार्ट्स यानी जो भी डिवाइस को चलाते हैं। बिग डाटा एनालिसिस, बहुत बड़ी डाटा को हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग का ज़माना है, क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आवाज़ पर अपने से उसकी इंटेलिजेंसी है, कंप्यूटर अपने का दिमाग, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन, आवाज़ पहचान करने की क्षमता। ब्लॉकचेन, ये जो चीज़ें हैं एकदम नई है, लेटेस्ट आ रही है। 3D प्रिंटर, 3D प्रिंटर में 3 डायमेंशन प्रिंटर होता है। 3 डायमेंशन मतलब जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों हो, उसको 3 डायमेंशन कहते हैं। 3 डायमेंशन में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और
ऊंचाई तीनों होता है। 2 डायमेंशन है, जैसे एक्स और वाई कहते हैं हम लोग, ये 2 डायमेंशन हो गया। और इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा, उसको 3 डायमेंशन हम लोग कहते हैं, यानी 3D कहते हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। तो ऐसा प्रिंटर जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, उस तरह की प्रिंटिंग को हम लोग 3D म्यूजियम। जिसमें लंबाई चौड़ाई हो उसको क्या कहेंगे, 2D है। 2D 2 डायमेंशन, 2 दिशाओं वाला। 3 डायमेंशन है, 3 दिशाओं वाली प्रिंटिंग, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का भी हम लोग भविष्य में ऐसे प्रिंटर का यूज करेंगे कि अगर पेन वही प्रिंट कराना चाहे तो पेन को प्रिंट कर सकता है। जैसे आप लोग केक वगैरह बनाते हैं तो मशीन के द्वारा अगर केक बन रहा है तो 3D के द्वारा वो 3D केक का होता है, वो केक तो 3D होता ही है। तो प्रिंटर के द्वारा उसमें डाल दिया जाएगा मटेरियल, सब अपने आप प्रिंट होकर सब आ जाएगा। 3D प्रिंटिंग उसे कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत आवश्यक है। कई लेवल की सिक्योरिटी होती है, कितने प्रकार की सिक्योरिटी होती है, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। और लास्ट में स्मार्टफोन सिक्योरिटी, जो आप लोग सबके पास है स्मार्टफोन, उसको कैसे सिक्योर करेंगे, उसको कैसे रखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ यूज करेंगे, क्या क्या नहीं करेंगे, किन चीज़ों को नहीं करना है, किन चीज़ों को डिनाई करना है, किन चीज़ों को करना है, इन चीज़ों को तैयार कर लेंगे। तो अगर आप इतना से इतना सिलेबस जो 1 से लेकर 12 तक मैंने पॉइंट बताया, इतने सिलेबस में अगर 50% भी अगर आप याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, इसके बारे में जान जाएंगे, समझ लेंगे, इसके क्वेश्चन को समझ लेंगे, अगर कैसे क्वेश्चन घुमा कर भी दे रहा है तो आप उसको समझ लेंगे, तो आप ट्रिपल क्वेश्चन परीक्षा को पास कर लेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे। जैसे कोई पहले दिन अगर कंप्यूटर पढ़ने जा रहा है या कंप्यूटर सीखने जा रहा है तो कंप्यूटर की कनेक्टिविटी कैसे है, कंप्यूटर में कौन कौन सी चीज़ पाई जाती है, किन चीज़ों को ही कंप्यूटर कहा जाता है, कौन सी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर के अलावा पाई जाती है वो अलग है, यानी कौन सी कंप्यूटर में कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं, कंप्यूटर किनको कहा जाता है, किन चीज़ों को मिलाकर कंप्यूटर कहते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मॉनिटर। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माउस। कंप्यूटर में यही 4 चीज़ें पाई जाती हैं, मॉनिटर, CPU, माउस और कीबोर्ड। ये है मॉनिटर, जिसका प्रयोग देखने के लिए किया जाता है। ये है CPU, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ये है माउस, ये कीबोर्ड। CPU के द्वारा जो केबल निकला होता है, CPU के द्वारा एक मॉनिटर के द्वारा एक केबल जाता है CPU में, इसको डेटा केबल कहते हैं। CPU के अंदर CD या DVD ड्राइव पाया जाता है, जहाँ पर हम लोग CD या DVD का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क का प्रयोग करते हैं। CPU में 2 बटन होते हैं, स्टार्ट और रीस्टार्ट। बड़ा वाला बटन स्टार्ट और दूसरा रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का बटन, रीस्टार्ट का यूज वार्म बूटिंग में, यानी कभी कंप्यूटर हैंग हो जाए उस समय किया जाता है, नहीं तो स्टार्ट बटन का यूज करते हैं। माउस का कनेक्शन CPU में किया जाता है। माउस किससे जुड़ा होता है, CPU के साथ। कीबोर्ड ये भी CPU के साथ ही जुड़ा होता है। माउस में 2 बटन पाए जाते हैं, लेफ्ट राइट। कुछ बुक में बीच में पाए जाने वाले स्क्रॉल को भी बटन माना गया है, तो हम भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्क्रॉल। स्क्रॉल का यूज पेज को ऊपर नीचे करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर हम लोग लेफ्ट बटन का यूज करते हैं, लेफ्ट बटन से ही सभी ऑप्शन का यूज किया जाता है। राइट बटन का यूज रिफ्रेश वगैरह करने के लिए किया जाता है। स्क्रॉल का यूज पेज को ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं।
इसके बाद कीबोर्ड को देखते हैं। कीबोर्ड में कम से कम 108 बटन पाए जाते हैं। 108 से लेकर ही ज़्यादा बटन, और 108 से ज़्यादा ही बटन पाए जाएंगे। इसमें कई तरह के कीबोर्ड होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी होते हैं जिसमें मल्टीमीडिया बटन्स पाए जाते हैं। कीबोर्ड और माउस वायरलेस ही पाए जाते हैं, यानी कुछ ऐसे भी माउस हैं जिनमें वायर नहीं होगा, या कीबोर्ड में भी वायर नहीं होगा, वायरलेस माउस भी पाए जाते हैं। तो इन सबको हम लोग किस में जोड़ते हैं? सीपीयू में जोड़ते हैं। इन दोनों डिवाइस के द्वारा हम लोग डेटा को एक जगह से दूसरे जगह यानी सीपीयू के अंदर कराते हैं, इंटर करते हैं, इसलिए इनको इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? इनपुट डिवाइस। माउस और कीबोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन सिस्टम के अंदर भेजा जाता है, इसलिए ये किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस समझ में आ गया? कैसा डिवाइस? यदि किसी डेटा को हम लोग सिस्टम के अंदर भेज रहे हैं, या तो टाइप करके भेज रहे हैं या इंस्ट्रक्शन के रूप में क्लिक करके माउस के द्वारा हम लोग डेटा या इंफॉर्मेशन या कोई किसी ऑप्शन का यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। सीपीयू क्या होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू कौन सा डिवाइस होता है? प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसमें कई पार्ट होते हैं, ALU, CU, MU। इसका डिटेल मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा कि सीपीयू के कितने पार्ट हैं। और मॉनिटर का प्रयोग डिस्प्ले दिखाने के लिए किया जाता है कि हम लोग इसमें कैसे डिस्प्ले दें। अगर मान लीजिए कि हमने यूपीएस लगा दिया यहाँ पर, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी ऐसी पावर सप्लाई जो बिना रुके हमको पावर सप्लाई मिलती रहे, यानी अगर लाइट कट जाए तो तुरंत हमको बैकअप मिल जाए। तो इसको हम लोग पावर सप्लाई दे रहे हैं, मॉनिटर को भी और सीपीयू को भी। ये पावर सप्लाई हमको मिल रहा है। अगर आप प्रिंटर का प्रयोग करना चाह रहे हैं, यदि मान लीजिए कि यह प्रिंटर है, तो बताइए प्रिंटर किस में जुड़ेगा? प्रिंटर किस में जुड़ेगा? हाँ, सही बता रहे हैं आप लोग। प्रिंटर किस में जुड़ेगा? सीपीयू में ही जुड़ेगा। प्रिंटर किस में जोड़ा जाता है? सीपीयू में जोड़ा जाता है। अगर स्पीकर लगा दिया जाए, अगर कोई स्पीकर लगा दे, यानी स्पीकर, यहाँ पर स्पीकर का क्या यूज है? स्पीकर का यूज आप लोग जानते ही हैं। तो अगर स्पीकर को लगाएंगे तो किस में लगाएंगे? मॉनिटर में कि सीपीयू में? किस में कनेक्ट करेंगे? हाँ, सही है, आप लोग सही बता रहे हैं। इसको भी हम लोग किस में लगाएंगे? सीपीयू में ही जोड़ेंगे, यानी सीपीयू में ही सारे कनेक्शन है। सारे कनेक्शन किस में है? सीपीयू में। यदि मान लीजिए आप सबसे पहले दिन आप कंप्यूटर खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो बस इन 4 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला क्या है? मॉनिटर, दूसरा सीपीयू, तीसरा माउस और चौथा कीबोर्ड। अब एडिशनल चीज़, आप जो भी एडिशनल डिवाइस वगैरह पेरिफेरल डिवाइस ओपन करेंगे, परचेज करेंगे, वो आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें अलग से कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे सीपीयू में अगर सीपीयू में अगर हमको यूएसबी लगाना हो, तो हम यहाँ पर यूएसबी पोर्ट का यूज करके यूएसबी पोर्ट का यूज क्या है कि कोई भी यूएसबी डिवाइस हम लोग इसमें लगा सकते हैं। जैसे क्या हो गया, पेन ड्राइव हुआ, या मोबाइल का कनेक्टिविटी करना, या ब्लूटूथ लगाना, या वाईफाई का कनेक्शन देना। तो ये जो है यूएसबी का प्रयोग यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। इसमें हम लोग यूएसबी डिवाइस को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके द्वारा डाटा जो है हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कंप्यूटर का हार्ट किसको कहा जाता है? सीपीयू को, क्योंकि सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा है? सीपीयू के अंदर हो रहा है। ठीक है, प्रिंटर के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? केवल प्रिंट कर सकते हैं। स्पीकर के द्वारा साउंड को हम लोग अंदर भेज सकते हैं। तो स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस हुआ? यह हो गया इनपुट डिवाइस। सही कह रहे हैं आप लोग, इनपुट डिवाइस। स्पीकर क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस है? बोलिए नहीं। स्पीकर कैसा डिवाइस है? स्पीकर से आउटपुट होता है, स्पीकर से साउंड बाहर जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। स्पीकर का मतलब क्या होता है?
स्पीकर से हम लोग कोई भी चीज़ सुनते हैं ना, बाहर आता है, साउंड को बाहर आता है। अगर इसमें माइक लगा हो यहाँ पर, ये अगर माइक लगा दें तो ये हो जाता है इनपुट डिवाइस। माइक कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। माइक इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, प्रिंटर का क्या कर रहे हैं? प्रिंट करना। जो भी हम लोग सॉफ्ट कॉपी देख रहे हैं उसको क्या करना है? प्रिंट करना। इसलिए प्रिंटर कैसा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये आउटपुट डिवाइस प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये कैसे हैं? आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, माउस और माइक, जिसके द्वारा हम लोग साउंड को सिस्टम के अंदर भेजते हैं, ये इनपुट डिवाइस है। और ये सीपीयू क्या है? प्रोसेसिंग डिवाइस है। जो भी प्रोसेस होगा वह सीपीयू के द्वारा ही होगा। तो मुझे उम्मीद, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है, कितने तरह से उसका वर्गीकरण किया गया है, इसके बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, कितने तरह से उसको हम लोग वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं कि यदि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। आज मेरा टॉपिक है कंप्यूटर के प्रकार। सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो रॉ डाटा को इनपुट करता है और प्रोसेस के बाद आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है। ये मीनिंगफुल डाटा में उसको बदल देता है। यह 3 स्टेप में कार्य करता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। 3 तरह से यह कार्य करता है, ठीक है। अब यह कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसका वर्गीकरण कई तरह से किया गया है। जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले बेस्ड ऑन पर्पज, उद्देश्य क्या है, कंप्यूटर का उद्देश्य क्या है, उसके अनुसार इसका वर्गीकरण किया गया है। दूसरा क्या है? बेस्ड ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी डेटा को किस प्रकार से लेता है, इसके तरीके से किया गया है। तीसरा क्या है? बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर हम लोग कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्या है? पर्पज ऑन, बेस्ड ऑन पर्पज, कंप्यूटर के मतलब उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया है जनरल पर्पज। जनरल पर्पज जैसे कोई स्टूडेंट है या विद्यार्थी है या कोई बिजनेस है, वहाँ पर अगर कंप्यूटर लगा हुआ है, वह आदमी अगर कंप्यूटर अपना यूज कर रहा है तो वह क्या, किस प्रकार का कंप्यूटर यूज करेगा? जनरल पर्पज कंप्यूटर यूज करेगा। मतलब कि जनरली जो यूज होता है, स्टूडेंट या कोई संस्था कर रही है या किसी स्कूल में है या किसी दुकान पर है या किसी कंपनी में, तो उसका जनरल जो पर्पज जो उद्देश्य होता है उसको पूरा करने के लिए हम लोग जो उपयोग करते हैं उसको जनरल पर्पज कंप्यूटर कहते हैं, जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। जिसका जो डाटा को इनपुट कराता है, ऑनलाइन वर्क करता है, इसके बाद आउटपुट करता है, ठीक है। प्रिंट आउट वगैरह भी इसके द्वारा हम प्रिंटर से करते हैं, ठीक है। स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज का उद्देश्य क्या है? जो विशेष पर्पज के लिए अगर कोई कंप्यूटर बनाया गया हो, ठीक है। जैसे मिसाइल की गाइडलाइन, मिसाइल में गाइडलाइन के लिए हमने एक स्पेशल पर्पज से उसमें कंप्यूटर डिज़ाइन किया है। एयरक्राफ्ट कंट्रोल, एयरक्राफ्ट के कैसे कंट्रोलिंग करेंगे इसके बारे में हम लोग एक कंप्यूटर बनाते हैं, जिसका और कार्य नहीं है, वह दूसरा कोई कार्य नहीं करेगा, वह प्रिंट आउट स्कैन ये सब नहीं करेगा, उसका जो स्पेसिफिक कार्य है वही करता है, ठीक है। और बहुत सारा जैसे स्पेस क्राफ्ट को कैसे हम लोग लॉन्च करते हैं उसके बारे में सारा प्रोसेस वह कंप्यूटर करता है, वह स्पेशल कार्य के द्वारा वह कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद और किसी एजेंसी के द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है, जो रिसर्च में काम करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं रिसर्च में इसका यूज करते हैं। जैसे रिमोट सेंसिंग के द्वारा यदि हम लोग ज़मीन के नीचे की चीज़ों को देखना चाह रहे हैं तो कंप्यूटर, उस तरह के कंप्यूटर वह केवल वही कार्य करेंगे और दूसरे कार्य नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कंप्यूटर का प्रकार है उद्देश्य के आधार पर। तो हमारा उद्देश्य पूरा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा क्या हो? उद्देश्य पूरा होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? हमारा जनरल उद्देश्य। यदि जनरल उद्देश्य जैसे कोई स्टूडेंट है या व्यापारी है, इस तरह का जो कार्य करना चाह रहा है उस तरह का यूज करेगा। इसके बाद स्पेशल पर्पज, स्पेशल पर्पज क्या है? ठीक है,
स्पेशल पर्पज में जैसे मिसाइल का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसका गाइडलाइन फिक्स कर दिया गया है। एयरक्राफ्ट के डिज़ाइन का कार्य है उसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट लॉन्चिंग का कार्य, एयरक्राफ्ट को कंट्रोलिंग का कार्य कर सकते हैं। रिसर्च में इसका यूज किया जा सकता है। स्पेस क्राफ्ट में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद और किसी इंजीनियरिंग कार्य में अगर इसका यूज कर रहे हैं तब हम उसको कंप्यूटर को क्या कहेंगे, स्पेशल पर्पज। इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे बिल्डिंग की कैपेसिटी को देखना या उसको चेक करना या पुल को चेक करना, ये सब स्पेशल कार्य के लिए बनाए गए कंप्यूटर होते हैं। वह उनका वही कार्य है, बस स्पेशल कार्य करना, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे तरह से, बेस्ड ऑन डेटा रिप्रेजेंटेशन, यानी कंप्यूटर में डेटा किस तरह से लेता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पर डेटा किस प्रकार से प्रदर्शित करता है, इसके आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला है एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। अब एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर जो डाटा को काउंट कर सकता है, डाटा को गिन सकता है, काउंट नहीं कर सकता है, डाटा को माप सकता है। डाटा को एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? डाटा को माप सकता है, गिन नहीं सकता है। जैसे स्पीडोमीटर हुआ, या डाटा को क्या कर सकता है? माप सकता है, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकता है। थर्मामीटर, जो HG के द्वारा थर्मामीटर यूज किया जाता है, वह डाटा को क्या कर सकता है? माप सकता है, लेकिन काउंट नहीं कर सकता है। पेट्रोल को माप सकता है, पेट्रोल पंप डीजल पेट्रोल को माप सकता है, लेकिन काउंट नहीं कर सकता। जहाँ पर मापने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर, जहाँ पर गिनने वाली चीज़ नहीं है उसको हम लोग वहाँ पर किस तरह का प्रयोग करेंगे? एनालॉग कंप्यूटर। यह एनालॉग कंप्यूटर किसी भी डेटा को क्या कर सकता है? माप सकता है, गिन नहीं सकता है, ठीक है। कितना kg है, कितना ये है, ये सब माप सकता है, लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, स्पीडोमीटर, स्पीड हम लोग माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। टेम्परेचर हम लोग माप सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। स्पीडोमीटर के लिए स्पीड के लिए स्पीडोमीटर, टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर, और पेट्रोल पंप का जो भी प्रोसेस है वो भी डाटा को क्या कर सकता है? माप सकता है, लेकिन गिन नहीं सकता है, ठीक है। इसके बाद है दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, जो आज हम लोग यूज करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर यह किसी भी डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में लेता है। 0 और 1 के फॉर्म में, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। किसी भी डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में लेता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। यह किसी भी डेटा को क्या कर सकता है? माप नहीं सकता है, काउंट कर सकता है। किसी भी डेटा को माप नहीं सकता है, काउंट कर सकता है। जैसे हम लोग डिजिटल कंप्यूटर आज देख रहे हैं, और बहुत सारी डिवाइस डिजिटल हो गई हैं। सारी डिवाइस डिजिटल का प्रयोग किया जा रहा है। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है? आज का आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर है, जो किसी भी डेटा को काउंट कर सकता है, लेकिन माप नहीं सकता है, ठीक है। अगर हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में जानेंगे तो यह दोनों कार्य कर सकता है। यह एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों का कार्य करता है। एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का कार्य करता है। जैसे हम ICU में प्रयोग करते हैं। ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट में जब हम लोग ऐसे कंप्यूटर का लगाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर, जो डेटा को माप भी सकता है और गिन भी सकता है, ठीक है। जैसे हार्ट बीट माप सकता है और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको गिन सकता है, ठीक है। ब्लड शुगर है, बहुत सारे डिवाइस, अलग अलग डिवाइस जो है उसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। ICU में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, बहुत सारे डिवाइस लगे होते हैं, जिसमें ऐसे डिवाइस होते हैं जो कोई डिवाइस डेटा को मापता है, कोई काउंट करता है। तो ICU एक प्रकार का हाइब्रिड कंप्यूटर है। ICU क्या करता है? डेटा को काउंट भी कर सकता है और गिन भी सकता है, ठीक है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन के आधार पर 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग डेटा को माप सकता है, गिन नहीं सकता है। डिजिटल 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को लेता है। 0 और 1 को ऑन और ऑफ कहा जाता है। ऑन और ऑफ के कम्बिनेशन से बिट का निर्माण होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो है डेटा को काउंट कर सकता है, ठीक है। आज के आधुनिक कंप्यूटर, जितने भी सारे कंप्यूटर हैं, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर हैं। इसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कहाँ पर होता है? जब जो ऐसा कंप्यूटर जो डेटा को माप भी सके और गिन भी सके, उसको
हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रकार है बेस्ड ऑन साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। साइज मतलब आकार के आधार पर सबसे बड़ा है, सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर, इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। यह बहुत बड़ा कंप्यूटर है, बहुत तेज कार्य करता है। इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट डिजाइन वगैरह में या स्पेस के में किया जाता है। वह बहुत तेज़ी से कार्य करता है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की स्पीड 10⁻⁻12 यानी 1 सेकेंड में 1 पिको सेकेंड यह कार्य करता है, डेटा को लेता है। 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 10⁻12 यानी इसकी स्पीड क्या होती है, 10⁻12 होती है। ठीक है, यह बहुत सारे डाटा को 1 सेकेंड में ले सकता है। ठीक है, एक सेकेंड में बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को ले सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग एयरक्राफ्ट की डिजाइन या बहुत बड़े बड़े कार्य, इसको किसी देश की सरकार रख सकती है या कोई बहुत बड़ी कंपनी ही इसको रख सकती है। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर क्रे रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया क्रे 1। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर क्रे रिसर्च लेबोरेटरी द्वारा बनाया गया क्रे 1। और भारत का सबसे पहला कंप्यूटर परम 10,000 सीडेक कंपनी द्वारा, सीडेक संस्था द्वारा, कंपनी नहीं है, सीडेक क्या है, संस्था है। सीडेक संस्था के द्वारा सीडेक संस्था के द्वारा बनाया गया यह परम 10,000। भारत का पहला कौन सा है, परम 10,000, जो किसने बनाया, सीडेक। और विश्व का सबसे पहला क्या है, क्रे 1, जो क्रे रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर क्या करता है, बहुत स्पीडली कार्य करता है। किसी बहुत ज़्यादा डाटा को लेने के लिए तो इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी देश की सरकार ही इसका यूज़ कर सकती है। ठीक है, स्पेस साइंस में इसका प्रयोग किया जाता है, रिसर्च में किया जाता है, या और बहुत सारे इंजीनियरिंग वर्क में इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है, साइज में सबसे बड़ा होता है, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी मेमोरी भी, स्टोर करने की क्षमता भी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर ये है। इसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटे होते हैं। ठीक है, सुपर कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटे होते हैं और मिनी कंप्यूटर से बड़े होते हैं। सुपर कंप्यूटर से छोटे होने का मतलब कि इसकी स्पीड हो जाएगी 10⁻⁹ यानी नैनो सेकेंड। किसी भी इंस्ट्रक्शन को नैनो सेकेंड में लेगा। और सुपर कंप्यूटर किसी भी इंस्ट्रक्शन को पिको सेकेंड में लेता है। तो इसकी स्पीड क्या होती है, ये सुपर कंप्यूटर से इसकी स्पीड क्या होती है, थोड़ी कम होती है, लेकिन यह बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। यह बल्क में डाटा रखता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर बल्क में डाटा को रख सकता है, बहुत बड़े अमाउंट में डाटा को रख सकता है। ठीक है, और जो सुपर कंप्यूटर बना IBM 438, IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 438। सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर है IBM। इसका एग्जांपल है मेन फ्रेम कंप्यूटर का IBM 438। ठीक है, यह सुपर कंप्यूटर से थोड़ा ही मतलब कि इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन यह बल्क मात्रा में डाटा को लेता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा को ले सकता है। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग कार्य करता है, मल्टी यूजर कार्य करता है यह। ठीक है, एक साथ कई लोग कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर का क्या होता है, साइज। देखिए हम लोग साइज के आधार पर बता रहे हैं साइज। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, इसमें एक साथ 100 लोग यूजर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड भी क्या होती है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा कम होती है, स्टोरेज क्षमता भी कम होती जाती है। यहाँ से धीरे धीरे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की स्पीड स्लो होती जाएगी, स्टोरेज कैपेसिटी भी स्लो होती जाएगी, यहाँ पर ऊपर से नीचे तक, और साइज भी छोटी होती जाएगी। ठीक है, अब हम ऐसा कंप्यूटर पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारे
मेज पर आ जाए जो हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है या छोटा कंप्यूटर, सबसे छोटा कंप्यूटर है। इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग। इसमें डेस्कटॉप है, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट और पीडीए। ठीक है, डेस्कटॉप क्या होता है? ऐसा कंप्यूटर जो हमारे डेस्क पर रखा जा सके, हम उस पर कार्य कर सकें। ये इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, लैपटॉप ऐसा कंप्यूटर जो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके, हम लोग पोर्टेबल कंप्यूटर कहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह तक हम लोग उसको ले जा सकते हैं। पाम टॉप क्या है? पाम टॉप का मतलब होता है जो हमारे हाथ में आ सके। जैसे हमारा मोबाइल है, मोबाइल भी एक तरह से क्या है? कंप्यूटर की तरह ही कार्य कर रहा है। मोबाइल भी क्या है? एक तरह से हमारा कंप्यूटर ही है। कंप्यूटर के बहुत सारे फीचर्स में पाए जाते हैं, इसको पाम टॉप कहते हैं, यानी पाम टॉप को मोबाइल कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद टैबलेट है। टैबलेट और लैपटॉप में क्या अंतर है? टैबलेट में कीपैड नहीं पाया जाता है। बिना कीपैड का अगर कोई डिवाइस पाया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? टैबलेट। इसके बाद लास्ट में क्या है? पीडीए। पीडीए क्या है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी एक डायरी होती है जिसमें हम लोग कोई भी थोड़ा सा मैटर को लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए माइक्रो कंप्यूटर। ठीक, ये साइज के आधार पर हो गए और ये डेटा को लेने के आधार पर हो गए और ये उपयोग के आधार पर यानी उद्देश्य के आधार पर हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे बेस्ड ऑन पर्पज में दो तरह के, जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज। जनरल पर्पज कोई भी यूज कर सकता है, स्पेशल पर्पज किसी विशेष कार्य के लिए यूज करेंगे। डेटा लेने के लिए आधार पर तीन तरह का है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग क्या है? डेटा को माप सकता है, गिन नहीं सकता है। डिजिटल 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को लेता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर ऐसा होता है जो दोनों तरह का कार्य करता है। इसके बाद साइज के आधार पर कंप्यूटर क्या है? सुपर कंप्यूटर, जो इसकी साइज भी बहुत बड़ी होती है। ठीक है, इसकी स्पीड भी बहुत बड़ी होती है, इसकी मेमोरी भी बहुत बड़ी होती है। इससे थोड़ा छोटा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसकी स्पीड क्या होती है? 10⁻⁻, यानी थोड़ा स्पीड इसका कम हो जाता है, और लेकिन ये बल्क मात्रा में डेटा को लेता है। ठीक है, इसके बाद है मिनी कंप्यूटर, यह मेन फ्रेम कंप्यूटर से थोड़ा ही छोटा होता है और माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ा बड़ा होता है। इसमें एक साथ 100 यूजर तक कार्य कर सकते हैं। ठीक है, कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, जिसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं, जो हमारे यहाँ प्रयोग किया जाता है, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, टैबलेट और पीडीए। डेस्कटॉप जो हम सिस्टम को रखकर डेस्क पर रखकर हम उसका प्रयोग करते हैं। लैपटॉप जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पाम टॉप जो हथेली में आता है उसको पाम टॉप कहते हैं। इसके बाद टैबलेट जिसमें कीपैड नहीं पाया जाता है, टच स्क्रीन होता है। ठीक है, पीडीए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, यानी एक प्रकार की डायरी होती है। ठीक है, तो ये रहा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के प्रकार और उनका बैकग्राउंड कैसे किया गया है। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए। आप बूटिंग्स के बारे में जानेंगे कि बूटिंग क्या होती है, कंप्यूटर में बूटिंग किसे कहते हैं, बूटिंग शब्द किसे कहते हैं, बूटिंग के कौन कौन से स्टेप हैं, कौन कौन सी फाइल बूटिंग में प्रयोग की जाती है या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ बूटिंग। फर्स्ट, द स्टार्टअप, यानी सबसे पहले सिस्टम को स्टार्ट किया जाता है। पहले स्टार्ट करने के बाद एक पोस्ट का प्रयोग करते हैं। पोस्ट होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, यानी सेल्फ टेस्ट होने लगता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट के बाद लोडिंग ओएस। पोस्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। आपके सिस्टम में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया है, जो कई प्रकार के होते हैं जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, वह क्या होता है? लोड किया जाता है, यानी सिस्टम उसको लोड करता है। इसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगर किया जाता है। आफ्टर सिस्टम कॉन्फ़िगर होने के बाद लोडिंग द यूटिलिटीज़, बहुत सारी यूटिलिटीज़ के साथ सॉफ्टवेयर लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ लोड होता है, फाइल्स लोड होती है। इसके बाद यूज ऑथेंटिकेशन का प्रयोग करते हैं,
यानी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वो होती हैं। तो इसमें कई स्टेप हैं। सबसे पहले स्टेप में सिस्टम स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट करने के बाद पोस्ट स्टार्ट हो जाता है। जो ही सिस्टम स्टार्ट करेंगे पोस्ट स्टार्ट होता है। पोस्ट में क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होने लगता है। आफ्टर पोस्ट लोडिंग ओएस, पोस्ट होने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने लगता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद सिस्टम को कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर सिस्टम कॉन्फ़िगर नहीं रहेगा तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी, यानी बूटिंग की प्रोसेस को रोक दिया जाएगा। इसके बाद लोडिंग सिस्टम यूटिलिटीज़, इसके बाद सिस्टम की यूटिलिटीज़ को क्या किया जाता है, लोड किया जाता है। इसके बाद लास्ट में ऑथेंटिकेशन करते हैं। ऑथेंटिक पाए जाने पर ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। अब हम जानेंगे बूटिंग्स के प्रकार। बूटिंग मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला होता है कोल्ड बूटिंग और दूसरा वार्म बूटिंग। पहला कोल्ड बूटिंग और दूसरा वार्म बूटिंग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोल्ड बूटिंग। पहला है कोल्ड बूटिंग, फिर नहीं चल रहा है। कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग, कोल्ड बूटिंग को हार्ड बूटिंग भी कहते हैं। कोल्ड बूटिंग को क्या कहा जाता है, हार्ड बूटिंग। और दूसरा है वार्म बूटिंग, दूसरा वार्म बूटिंग। वार्म बूटिंग को सॉफ्ट बूटिंग ही कहते हैं। दो प्रकार की बूटिंग होती है। पहला कोल्ड बूटिंग जिसको हार्ड बूटिंग भी कहते हैं, और दूसरा वार्म बूटिंग जिसको सॉफ्ट बूटिंग ही कहते हैं। कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैनुअली। अगर हमारा सिस्टम में केबल नहीं लगा है तो हम केबल लगाकर स्विच के द्वारा उसको स्टार्ट करते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग के बाद कंप्यूटर में जितनी फाइल्स होती हैं वो सब क्या होती हैं, लोड हो जाती हैं। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क से रैम में फाइल लोड होती है। हार्ड डिस्क से रैम में फाइल लोड होती है। हार्ड डिस्क से रैम में जो भी फाइल है हमारी वो हार्ड डिस्क से रैम में जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग में सिस्टम अभी बंद है, नहीं स्टार्ट है, तो हम उसको क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, केबल लगाकर ऑन करेंगे। तो उस प्रक्रिया को कोल्ड बूटिंग कहते हैं। वार्म बूटिंग कब कहा जाता है, यदि किसी कारणवश कंप्यूटर हैंग हो जाए। हैंग होने का क्या रीज़न है, या तो वायरस आ जाए, या मेमोरी फुल हो जाए, या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो, या फाइल करप्ट हो। तो अगर इन कारणों से अगर कंप्यूटर हमारा हैंग हो जाता है तो वहाँ पर हम लोग एक बटन का प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वार्म बूटिंग में किसका प्रयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस डेल का प्रयोग करते हैं। या आप रीसेट बटन का यूज कर सकते हैं। कौन सा बटन, रीसेट बटन, रीसेट बटन, रीसेट बटन या रीस्टार्ट बटन, इसको क्या कहते हैं, रीस्टार्ट बटन। दोनों बटन में दोनों एक ही चीज़ है, रीसेट बटन या रीस्टार्ट बटन। ठीक है। अगर आप कंट्रोल अल्टर डेल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो कर लीजिए, या रीसेट बटन सीपीयू में पाए जाने वाले रीसेट बटन का यूज करेंगे तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, बंद हो जाएगा, फिर स्टार्ट हो जाएगा। यह क्रिया तब करते हैं, यह तब किया जाता है जब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाए। हैंग का रीज़न बता ही चुके हैं कि फाइल करप्ट हो जाए, या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो जाए, इस तरह की चीज़ों को, या वायरस लगा है, इन चीज़ों की वजह से हम लोग वार्म बूटिंग का प्रयोग करते हैं। तो बूटिंग दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग जिसको हार्ड बूटिंग भी कहते हैं, वार्म बूटिंग जिसको सॉफ्ट बूटिंग भी कहते हैं। यह प्रक्रिया तब की जाती है वार्म बूटिंग की जब हमारा सिस्टम हैंग होने लगे। ठीक है। और सॉफ्ट बूटिंग में हार्ड डिस्क की फाइल कहाँ पर जाएगी, रैम में जाएगी, तब जाकर बूटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी।
इसके बाद जब बूटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी तो विंडो का डिस्प्ले आएगा। सीपीयू के बारे में जानेंगे। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू किसे कहते हैं, सीपीयू क्या होता है, कैसे कार्य करता है, ठीक है, सीपीयू के प्रकार, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि सीपीयू क्या होता है। सीपीयू एक कंप्यूटर का ब्रेन समझ लीजिए। कंप्यूटर का मेन पॉइंट क्या है, सीपीयू, जिसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसकी स्पीड को MIPS में मापते हैं। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में इसकी स्पीड को मापा जाता है। सीपीयू कैसे कार्य करता है, सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर हमारा कितने स्टेप में कार्य करता है। हमारा कंप्यूटर सिस्टम कितने स्टेप में कार्य करता है। तो सबसे पहले वो करता है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, यानी इनपुट डिवाइस के द्वारा जो भी हम लोग कराते हैं डेटा और इंस्ट्रक्शन को इंटर कराते हैं, उसको इनपुट करते हैं। इनपुट कराने के बाद जो क्रिया होती है वो सीपीयू के द्वारा होता है, जिसको प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस होने के बाद जो आउटपुट प्राप्त होता है, जो रिजल्ट आता है, वह स्क्रीन पर आपको दिखाई देता है। यानी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये तीनों चीज़ें होती हैं। सीपीयू क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है। सीपीयू क्या करता है, किसी भी चीज़ को प्रोसेस करता है। इसके कौन कौन से पार्ट है, MU, इसके 3 पार्ट है, MU, CU और ALU। MU का फुल फॉर्म मेमोरी यूनिट, CU का कंट्रोल यूनिट और ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। जब हमने कोई भी डाटा यहाँ से इनपुट कराया तो सबसे पहले यहाँ पर वह कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर जा रहा है। सीपीयू में क्या होता है, सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है वह उसको चेक करेगा, उस डाटा को क्या करेगा, चेक करेगा कि यह डाटा क्या होगा। इसको हम लोग मेमोरी में सेव करेंगे या कोई अंकगणिती यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशन या तार्किक कोई गणना करना चाह रहे हैं, यानी लॉजिकल कोई ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल यूनिट यह डिसाइड करेगा कि इसको मेमोरी में सेव करना है या इसको इस पर कोई भी कैलकुलेशन करना है, यानी अरिथमेटिक और लॉजिक कैलकुलेशन करना है या नहीं करना है, ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है। कंट्रोल यूनिट सभी पेरिफेरल डिवाइस जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस, प्रिंटर, इन सब को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये है कंट्रोल यूनिट। डाटा इंटर करने के बाद यहाँ से जब डाटा इंटर करता है, ठीक है, हमने कोई भी इंस्ट्रक्शन और डाटा को अगर प्रेस किया है या कीबोर्ड से हमने प्रेस किया या माउस से क्लिक किया है, तो वह इंस्ट्रक्शन कहाँ जा रहा है, सीपीयू के अंदर जा रहा है। सीपीयू के 3 पार्ट, MU, CU और ALU, जिसमें CU का क्या कार्य है वह डिसाइड करता है कि यह डाटा अब कहाँ जाएगा, ठीक है, मेमोरी में सेव होगा या ALU के पास जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 पार्ट, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और ALU, ठीक है। मेन मेमोरी का क्या कार्य है, यह डेटा को सेव करता है, डेटा को स्टोर करता है। यह डेटा को इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी स्टोर कर सकता है और फाइनल रिजल्ट को भी स्टोर कर सकता है। जैसे हमने अभी पूरा का पूरा रिजल्ट नहीं किया है तो भी हम लोग ये डाटा को क्या करेगा, सेव रखेगा, इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी और फाइनल रिजल्ट को भी यह डाटा सेव रखेगा। यह मेन मेमोरी यानी मेमोरी यूनिट क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है, डेटा को सेव करना। अब यहाँ पर डिसाइड हो गया है कि डेटा सेव होगा। अब कंट्रोल यूनिट इसको कहाँ भेजेगा, सेकेंडरी डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क के अंदर। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होते हैं, सेकेंडरी मेमोरी हमारा सिस्टम में क्या है, हार्ड डिस्क है। इसमें डाटा को क्या किया जाएगा, किसी भी नाम से स्टोर किया जाएगा। डेटा को किसी भी नाम से या फाइल है कुछ भी, हम कोई नाम देकर हम उसको क्या करेंगे, सेव कर सकते हैं। या हम कोई भी चीज़ इनपुट करा रहे हैं तो वह किस कार्य के लिए, वह सेव करना है या प्रोसेस करना है, क्या करना है, कैलकुलेट करना है, लॉजिक यूनिट में जाना है। तो यह डिसाइड करने के बाद अगर हम लोग डाटा सेव करना चाहते हैं तो सेकेंडरी मेमोरी यानी हार्ड डिस्क में डाटा सेव हो जाएगा,
ठीक है। इसके बाद यहाँ पर डाटा क्या हो जाएगा, आउटपुट होगा, यानी डिस्प्ले करेगा। डिस्प्ले, यहाँ से इनपुट हुआ डाटा, यहाँ पर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस में डिसीजन लिया जाएगा कि मेमोरी यूनिट में जाएगा कि या एएलयू में जाएगा। एएलयू का क्या कार्य है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करता है या लॉजिकल ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके बाद लॉजिक में क्या होता है, लॉजिक ऑपरेशन में इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, इन सब कैलकुलेशन को लॉजिकली हम लोग एएलयू के द्वारा करते हैं। तो एएलयू क्या क्या कार्य करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए कि सीपीयू के 3 पार्ट है, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अगर हमने कोई डाटा यहाँ से एंट्री कराया है तो वह कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि सेव होगा या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जाएगा या आउटपुट यूनिट के पास जाएगा डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोसेसिंग क्या होती है। जनरली प्रोसेसिंग के प्रकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रोसेसिंग मेनली क्या होती है, सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइन प्रोसेसिंग। इसको समझिए। सीरियल प्रोसेसिंग क्या होती है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन, एक बार में एक इंस्ट्रक्शन लिया जाता है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन रन नहीं करता है, इसको कहते हैं सीरियल प्रोसेसिंग। ठीक है, इसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, एक से ज़्यादा जब डाटा इंस्ट्रक्शन और डाटा को लिया जाए यानी एक्सेप्ट किया जाए तो क्या होता है, पैरेलल प्रोसेसिंग। सीपीयू जब एक से ज़्यादा डाटा को लेगा, ठीक है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लेगा एक बार में, तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग। पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है, यह ऐसी टेक्निक है जिसमें जो डाटा पहले मौजूद है और पीछे का डाटा भी वह भी एग्जीक्यूट है। यानी मान लीजिए कि हमने 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंटर में, तो पहला पेज जब प्रिंट होगा तो पीछे वाले पेज लाइन में लगे रहेंगे। पहला पेज प्रिंट होते ही दूसरा पेज भी क्या होगा, ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार यदि एक से ज़्यादा मूवी या एक से ज़्यादा म्यूजिक हमने एक्सेप्ट किया है तो पहला म्यूजिक जब ख़त्म होगा तब जाकर दूसरा म्यूजिक अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। इसमें प्रोसेसिंग दोनों हो रही है, ये प्रिंटिंग की प्रोसेसिंग भी हो रही है, म्यूजिक भी प्रोसेसिंग हो रही है। आप और कुछ कार्य करना चाहते हैं तो उसमें वो भी कार्य कर सकते हैं। पाइपलाइन प्रोसेसिंग में यही होता है कि पहली घटना को ख़त्म हुए बिना ही दूसरा टर्म एक्टिव हो जाए, यानी पहला टर्म अभी ख़त्म नहीं हुआ है तब तक दूसरे टर्म के लिए व्यवस्था बना ली गई है, दूसरा टर्म हमने यूज करना है। यानी पहला प्रिंट अभी नहीं हुआ है तब तक दूसरा पेज लाइन में लगा है, पहला म्यूजिक कभी ख़त्म नहीं हुआ है तो दूसरा म्यूजिक वहाँ पर सेट है कि इसके बाद जो ही ख़त्म होगा हम दूसरे म्यूजिक को बजाएंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं पाइपलाइन प्रोसेसिंग। जनरली हम लोग बहुत सारे प्रोसेसर यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग करते थे सिंगल कोर करते थे, इसके बाद ड्यूल कोर आया, इसके बाद क्वार्टर आया, इसके बाद हेक्सा आया, ऑक्टल आया, डेका आया। बहुत सारे हमारे सीपीयू के अलग अलग तरीके के वर्जन आए। ठीक है, तो सीपीयू कई प्रकार के हैं, सिंगल है, ड्यूल कोर है, क्वार्टर कोर है, हेक्सा कोर है, ऑक्टा कोर है और डेका कोर होता है। ठीक है, जैसे जैसे हम कोर की संख्या बढ़ती है उस तरह की स्पीड भी या उसकी प्रोसेसिंग भी बढ़ती है। सीपीयू की स्पीड MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं। ये छोटा सा वीडियो आपको लिए इसलिए बनाया गया है कि सबसे पहले आप जान लें कि सीपीयू होता क्या है। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। ठीक है, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, सीपीयू के 3 पार्ट हैं, MU, CU और ALU। MU मेमोरी यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। MU डाटा को सेव करता है,
CPU सभी पेरिफेरल डिवाइस तथा डाटा इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल करता है। ALU अर्थमेटिक कैलकुलेशन भी करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और लॉजिक यूनिट भी लॉजिक ऑपरेशन भी करता है, जैसे ग्रेटर देन, इक्वल इक्वल, इसके बाद लेस देन, बहुत सारी कैलकुलेशन आप इसके द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो CPU में प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया है, सीरियल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग और पाइपलाइन प्रोसेसिंग। सीरियल प्रोसेसिंग में एक ही प्रकार का डाटा लिया जाएगा, एक ही डाटा लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा डाटा लिया जाएगा, यानी एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिया जाएगा। ठीक है, और पाइपलाइन प्रोसेसिंग में एक से ज़्यादा डाटा लिए रहेंगे। ठीक है, एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन लिया रहेगा, लेकिन पहले इंस्ट्रक्शन के पहले ही समाप्त होने से पहले ही दूसरा इंस्ट्रक्शन एक्टिव रहेगा। ठीक है, बहुत लोग पूछते हैं कि CPU के प्रकार कैसे मापेंगे। तो CPU कितने तरह का है? सिंगल कोर, जो पुराने सिस्टम में यूज होता था, इसके बाद ड्यूल कोर आया, इसके बाद क्वाड कोर आया, इसके बाद हेक्सा क्योर के बाद ऑक्टा के बाद डेका क्योर। कई तरह के होते हैं, मार्केट में कई तरह के CPU के वो पाए जाते हैं, वर्जन पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही कि CPU क्या होता है, CPU के कितने पार्ट हैं, उन पार्ट्स का क्या कार्य है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, धन्यवाद।